Okay, class, अस्सलाम वालेकुम. I'm starting my class. औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. 6 स्लाइड तक हमारी हो गई थी, जहाँ हम बात कर रहे थे कि हम डिफेंस मैकेनिज्म को कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है जी, जहाँ पर हमने रेप्रेशन, रिएक्शन, प्रोजेक्शंस एंड रैशनलाइजेशंस, डिस्प्लेसमेंट, डिनायल, रेग्रेशन और सब्लिमेशंस वगैरह को यूज़ कर लिया था. अब आगे हम जो बात कर रहे हैं वो है स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट. उम्मीद है सब कुछ शेयर हो रहा होगा. मुझे चैट में बता दें अगर नहीं समझ में आ रहा. यस मैम, हो रहा है. अब यहाँ पर स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहाँ से और कैसे स्टार्ट होती है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. द ओरल स्टेज जो होती है, यानी कि ये स्टेज स्टार्ट होती है जहाँ पर आप बर्थ टू अबाउट 18 मंथ्स, यानी कि कितना यानी 18 महीने तक की जो आपकी स्टेज होती है वो ओरल स्टेज कहलाती है, जहाँ पर फोकस ऑफ प्लेजर इज ऑफ कोर्स द माउथ सकिंग एंड बाइटिंग आर फेवरेट एक्टिविटीज़. यानी कि यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है और सिर्फ खाना पीना और उसको चीज़ों को जो है वो इनहेल करना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इसमें शामिल होती हैं. देन उसके बाद जो दूसरी स्टेज स्टार्ट होती है उसको कहते हैं जी एनल स्टेज. यानी कि एक पहले आई ओरल स्टेज, दूसरी आई एनल स्टेज. लास्ट फ्रॉम अबाउट 18 मंथ्स टू 3 और 4 ईयर्स. यानी कि जब बेबी या बाबा जो है 4 ईयर्स का हो जाता है तो उसका फोकस क्या होता है कि वो प्लेजर इज द अनस, यानी कि होल्डिंग इट इन एंड लेटिंग इट गो फॉर ग्रेटली इंजॉयड. यानी कि वो चीज़ों को पकड़ने की तरफ जाता है, अपना प्लेजर ढूंढता है, अपनी आसानी ढूंढता होता है. जाहिर सी बात है जब वो चलने लग जाता है तो उससे जो है वो कैसे डेवलप करता है. फिर तीसरी स्टेज आ जाती है हमारे पास फैलिक स्टेज, जो कि 3 to 4 ईयर्स और फिर 6-7 ईयर्स ओल्ड पर होती है, जहाँ पर भी जो है वो जेनिटैलिस जो है प्लेजर्स होता है. अब जेनिटैलिस प्लेजर्स क्या हो जाता है, अब वो छोटी चीज़ों की तरफ नहीं जाता, अब उसका फोकस जो है वो बड़ी चीज़ों की तरफ हो जाता है. यानी वो अब जिनियाती तौर पर, यानी कि फिजिक्स के तौर पर और वैसे जो है ना वो ग्रो कर रहा होता है. दैट्स वाई उसका जो है वो प्लेजर्स जो हैं वो बड़े बड़े लोगों की तरह होने लग जाते हैं. यानी कि अब उसके बाद हम लेटेंट स्टेज की बात करते हैं, जो कि और 12 ईयर्स तक चला जाता है. वहाँ पर जो स्टेज होती है तो फ्रूट का वो होता है कि जी आपकी जो है वो जैसे सेक्सुअल चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही होती हैं, तो उससे जो है वो फ़र्क पड़ रहा होता है कि आपकी सर्विस और आपकी लर्निंग में अब आप बहुत मेच्योरिटी की तरफ, यानी कि इंटेलिजेंस को अपना यूज़ कर रहे होते हैं और अपने दिमाग को यूज़ कर रहे होते हैं. अब जेनिटल स्टेज क्या होती है, जो कि लास्ट स्टेज है, जो बिगिन द प्यूबर्टी एंड रिप्रेजेंट द resurgence of the sex drive in adolescence and the more specific focusing of pleasure of, ये सारी चीज़ें जो है वो इस स्टेज पर जो है वो आपको नज़र आ रही होती हैं. अब आगे यानी कि अब आगे बढ़ने की जो सिचुएशंस हैं ये स्टेजेस के हवाले से थी. अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ. फिक्सेशंस. यानी कि ओरल स्टेज में हम क्या कर रहे होते हैं कि जो भी आपकी स्मोकिंग या आप थम वो कर रहे होते हैं, नेल बाइटिंग कर रहे होते हैं, ये चीज़ें आपकी होती हैं. एनल स्टेज में आपका क्या होता है कि रिट्राइव हो रहा होता है, ट्रेनिंग रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, कंट्रोलिंग हो रही होती है, रिस्पेक्टफुल आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं,
आप अपने इंजॉय कर रहे होते हैं हर चीज़ को, ठीक है जी। फैलिक स्टेज में क्या कर रहे होते हैं जी, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन की तरफ जा रहे होते हैं, आप मॉम और डैड की तरफ जो है वो चेंज आ रहा होता है। और लेटेंस क्या होता है कि जी डेवलपिंग न्यू स्किल्स आ रहे होते हैं। यानी कि फैलिक स्टेज यानी कि जनियाती, जैसे मैंने आपसे कहा था कि उसमें जो है वो माँ और बाप के हवाले से जो भी चेंज आ रहा होता है, या उनकी पर्सनैलिटी का जो है वो आपके ऊपर जो है, या एक बच्चे के ऊपर जो है पर्सनैलिटी डिफाइन हो रही होती है। लेकिन जब लेटेंसी स्टेज पर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जो है वो स्किल्स जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। और जब हम जेनिटल स्टेज में जाते हैं तो जाहिर बात है जेनेटिक्स जो होता है वो ग्रो कर रहा होता है। तो ये सारे फ़र्क जो हैं वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि हम जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और इसकी बात ना करें तो ये मेरे ख़्याल से बेहतर ना होगा कि हम उसको जो है वो डिस्कस ना करें। ठीक है जी। अब 9th के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, ये कि कार्ल जंग जो है वो क्या कह रहा है अपनी थ्योरी में, कि कार्ल जंग ने कहा कि इनिशियली वर्क विद फेलो साइको डायनेसिस, और सिगमंड फ्रूड जो है वो 1899 में वर्क कर रहे थे, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स एंड अटैच सिग्निफिकेंस, यानी कि लोगों के ख्वाब को किस तरह से आप अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे रेलेवेंस करते हैं उसके मेंटल स्टेबिलिटी को। ठीक है जी। पर्सनल एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी कि जंग कह रहे हैं कि पर्सनल अनकॉन्शियस जो है वो इज कंपेरेबल टू अनकॉन्शियस। द फ्रूड एंड अदर साइकोएनालिस्ट जो है वो कहते हैं कि जो जंग इट्स पर्सनल एज अपोज टू द कलेक्टिव अनकॉन्शियस विच इज शेयर्ड among all persons. The personal unconscious contains memories which are unaware we still possess, often are result of repressions. यानी कि हम अभी तक यही सोच रहे होते हैं कि अनकॉन्शियस क्या चीज़ है, वो सिर्फ पर्सनालिटी के थॉट्स में होती है, यानी कि वो अनकॉन्शियस होता है, उसको आप मेमोराइज समहाउ कर सकते हैं या मेमोरीज में कंटेन कर सकते हैं। जो कॉन्शियस का स्टेटस होता है तो वी डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू आवर पर्सनल अनकॉन्शियस बट इट इमर्ज आवर ड्रीम इन हाइपोथेटिकल स्टेट, यानी कि जो अनकॉन्शियस होता है वो हमारा ड्रीम्स में मौजूद होता है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या होते हैं जी, थ्योरीज ऑफ माइंड इज कंटेन्स द आर्किव टाइप्स, यानी कि ये जो आर्किटाइप जो होता है वो पर्सनल रोल्स इंक्लूड द मदर फिगर्स, मदर एनिमास एंड एनिमल्स, यानी कि जो भी आपके पेरेंट्स की तरफ या फादर की तरफ से आ रहा होता है तो वहाँ आप जो है वो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी जो आपके प्रोजेक्शंस हैं, पर्सनस के रिफ्लेक्शंस हैं, कॉन्शियस हैं, आइडेंटिफिकेशंस हैं, वो सब इंडिविजुअली होता है और कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है आपके रेपरेशन से। रेपरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमें ये बता रही थी कि हम कैसे स्टेजेस ऑफ लाइफ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये मैं आपको जो है ग्रुप में भी भेज रही हूँ पूरी स्लाइड्स, ताकि हम जो है वो इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। किस नाम से कंप्लीट किया है ये हमने, स्टेजेस ऑफ बिहेवियर डेवलपमेंट, यानी कि जैसे जैसे हम अगर बच्चे होते हैं तो हम सिर्फ खाना या सिर्फ बाइटिंग करना सीख रहे होते हैं या चीज़ों को पकड़ना सीख रहे होते हैं। फिर जैसे हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हम जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में, यानी कि क्रॉलिंग करने में, चीज़ों को पकड़ने में, उनकी सिर्फ एक्शन में अपने खुशी महसूस करते हैं। लेकिन जब हम तीसरे स्टेज पे जाते हैं तो फिर हमारे अंदर जो है अपने हमारे फादर या मदर की जो है वो चीज़ें या उनकी आदत, उनकी बिहेवियर्स वो हमें इंक्लूड नज़र आ रहे होते हैं। फिर हम जब फोर्थ स्टेज पे जाते हैं तो हमारी आगे आगे जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रही होती है, लेकिन अब वो हमारी नज़रियाती इम्प्रूवमेंट है। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो है बिहेवियर ऑफ डेवलपमेंट क्या है, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो रही होती है। तो होपफुली यहाँ तक तो हमने जो है चीज़ें क्लियर कर ली हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर बात करते हैं। अभी पहले मैं ये आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, फिर उसके बाद जो है वो मैं जो है वो नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर काम करती हूँ। ठीक है।
और कोर्स आउटलाइन में भेज चुकी हूँ। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन भी भेज दी मैंने। अगेन मैंने कोर्स आउटलाइन भी भेज दी, और मैंने पहले भी जो है वो बुक के नाम भी भेजे थे। जिस बुक को मैं रेफ़र कर रही हूँ, जो साइकोलॉजी की बुक है, वो भी मैंने बता दी थी। ठीक है, जो मैं बुक फॉलो करूँगी रॉबर्ट एस फेल्डमैन, साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग की है। ये पहले भी बता चुकी हूँ क्लास में। ठीक, अच्छा जी, अब हम बात करेंगे ह्यूमन लर्निंग के हवाले से। ये वाला बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसको लर्निंग करें ताकि आपको जो है वो बिहेवियरल लर्निंग जो है वो बड़ी आसान हो जाएगी। ये लोग जो सब इतने लेट लेट ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, अब नेक्स्ट टाइम से ज़रा एहतियात करें ताकि सब जो है वो टाइम पे क्लास स्टार्ट करें।
मुझसे जो बात करनी है वो मुझसे जो है वो चैट पे शेयर कर सकते हैं। आबिद ऑनलाइन नहीं है। अच्छा जी, दोबारा ये जूम बंद हो जाएगा तो दोबारा अभी 10 मिनट के बाद तो दोबारा मुझे रिज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि 40 मिनट्स का जो है इसमें टाइम पीरियड मौजूद है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, सबके पास शेयर हो रहा होगा, लर्निंग, इंसान कैसे सीखता है। हम कहते हैं ना जी, कौन कौन सी चीज़ों से जो है वो सीख और समझ आती है। तो अब यहाँ पर हम जो है ह्यूमन लर्निंग के ऊपर बात करेंगे। पहले तो लर्निंग के प्रोसेस को हम समझते हैं। The process by which people acquire skills, knowledge, understanding and attributes. Attributes वो factors होते हैं या वो लवाजमात होते हैं जो हम दूसरों से सीख रहे होते हैं। ठीक है जी। तो एक वो ऐसा प्रोसेस जहाँ पर लोग जो है एक्वायर करते हैं, यानी कि हासिल करते हैं स्किल्स, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है जी। अब थ्रू लर्निंग वी रिक्रिएट आर सेल्स, यानी कि लर्निंग के थ्रू हम जो है वो अपनी ज़ात को जो है समझ रहे होते हैं, रिक्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, बार बार सीख रहे होते हैं, बार बार जो है लर्निंग आ रही होती है, बार बार जो है चीज़ें मिलती भी हैं, नहीं भी मिलती, समझ आती है, नहीं भी समझ में आती। ठीक ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा कि हम क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट्स ऑफ लर्निंग इंक्लूड क्या क्या जो है वो लर्निंग में इंक्लूड्स हैं आपके पास, नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स, यानी कि जो आप इंटेलेक्ट करते हैं, दूसरों के साथ नॉलेज लेते हैं, एटीट्यूड्स एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज, बिल्कुल दूसरों के एटीट्यूड से भी हम सीख रहे होते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्सेज से भी। जैसे अगर अभी मैं गुस्सा करने लग जाऊँ तो अब आप लोगों को रिस्पॉन्स हो जाएगा कि जी मैडम को जो है वो हमारे लेट आने पे जो है वो गुस्सा आ रहा है, तो हमें जो है ना अब दोबारा अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो ये जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, यानी कि मेरे एटीट्यूड से या मेरे इमोशनल से आपको जो रिस्पॉन्स मिला, आप उसके बिहाफ पे मुझसे क्या करेंगे, अब आप लर्न कर रहे हैं और उसके बाद आप दोबारा ये वाला बिहेव नहीं करेंगे। ऐसा ये देखिए, जिसने पूछना है वो मुझे जो है वो ग्रुप में भी पूछ सकता है और यहाँ पर मुझे चैट करके पूछे, क्योंकि मैं अब इसमें जो है वो आप लोगों पे अभी एक्सरसाइज भी करने के लिए दूंगी, ताकि थोड़ा सा असाइनमेंट बनाने के लिए दूंगी, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो सके कि आप किस तरह से जो है इन चीज़ों को करेंगे। असाइनमेंट्स, जो चीज़ें हम क्विज़ेज या कुछ भी लेंगे तो वो आप एक फ़ाइल बना के रखें और फिर जो है वो मुझे ग्रुप में शेयर करेंगे, सब अपनी अपनी फाइल्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर सोशल बिहेवियर एंड मूवमेंट स्किल्स की बात हो रही है। सोशल बिहेवियर एंड मूवमेंट स्किल्स क्या है जी, यानी कि क्या सोशली चल रहा होता है और किस तरह से आप मूव हो रहे होते हैं, सोशली क्या चेंज आ रहा है भाई। अब जो है वो गैदरिंग पहले जो है वो हम जाके मिल के बैठ के करते थे, अब सारे जो है ना वो ग्रुप में ही आ जाते हैं तो गैदरिंग हो जाती है। तो ये भी आपके पास सोशल मूवमेंट आ गई है। अच्छा जी, थिंकिंग एंड फीलिंग्स, ये सब चीज़ों को हम बारी बारी अलग अलग भी समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग, अपेरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड कॉमन सेंस। यानी कि ये हमारे पास वो टूल्स हैं जिनकी बेस पर हम जज कर सकते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, ऑपेरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है और कॉमन आपके पास जो है वो सेंस क्या होता है। ठीक है। चलें जी, अब बात करते हैं हम क्लासिकल कंडीशनिंग की। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या बता रहा है, आइडियाज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ऑरिजिनेट फ्रॉम ऑल फिलोसफिकल
theories. However, it was the Russian psychologist Ivan Pavlov who elucidated classical conditioning. His work provides a basis for later behaviorists like John Waston and B.F. Skinner. Pavlov won the Nobel Prize for Psychology or Medicine in 1904 यानी कि 1904 में, primarily known for his remarkable discovery of classical conditioning. Classical conditioning focus on using preceding conditions to alter behavior reactions. Learning process consisted of the formations of association between stimulus and reflexive response. यानी खैर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करती हूँ इन दिस कंडीशंस, खैर लेकिन ये फॉर अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसको समझाया जा सकता है। पेवलो ने जो थ्योरी बताई थी कि जैसे आप जो है वो ये डॉग को लर्न करते हैं ना, सिखाते हैं, तो इसी तरह इंसान भी सीख रहा होता है। इस तरह इंसान भी सीख रहा होता है। तो जो लर्निंग हम क्लासिकल कर रहे होते हैं उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि बिहेवियर हमें पीछे से क्या इनपुट दे रहा होता है। यानी कि अगर हम इस प्रेजेंटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्लासिकल लर्निंग हमें यानी कि बिफोर कंडीशनिंग आपने फूड किया, अनकंडीशन किया, तो डॉग का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है कि वो सिर्फ अनकंडीशन रिस्पॉन्स दे रहा है कि बस खाने को देख के उसके पानी आ गया। बिफोर कंडीशनिंग यानी कि उसने बैल बजाई तो उसने बात तो सुन ली लेकिन नो कंडीशन रिस्पॉन्स, उसको कुछ समझ नहीं आया। लेकिन ड्यूरिंग कंडीशनिंग यानी कि उसको जब सिखाया गया बैल और फूड के बारे में तो उसने रिस्पॉन्स दिया और जो है उसने उसकी तरफ आया। तो आफ्टर कंडीशनिंग यानी कि उसने बैल को जो है वो किया, यानी कि repeated occurrence associate the sound of bell tone with salivations until the dog acquired a conditioned dress response ना। तो कंडीशन रिस्पॉन्स होता है। तो न्यूट्रल जो आप स्टिमुलस कंडीशनिंग की बात करें कि ट्रांसफॉर्म इनटू कंडीशनल बिहेवियर अल्टरनेटिंग स्टिमुलस, यानी कि यहाँ पर हम बिहेवियर को जो है वो स्टिमुलेट कर रहे हैं, यानी कि जब तक उसको सिखाया नहीं गया था तो उसको पता नहीं था। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में ये होता है कि आपको उसको लर्न करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। किसी भी इंसान को, जानवर को, जैसे हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं, जी हाँ ये खाना खाएंगे तो इससे ये बात सामने आएगी, ये चीज़ें करेंगे तो उससे ये बात सामने आएगी। तो इससे फ़र्क पड़ता है कि आप कैसे जो है वो चीज़ों को जो है वो रीड आउट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक तो ये बात समझने की थी कि ये कंडीशन का मतलब होता है क्लासिकल, कि आप कैसे उसको जो है वो सिखा रहे हैं। आप कैसे चीज़ों को सिखा रहे हैं। वन एंड अदर जो हम बात करते हैं कि जी बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं कि कैसे रिस्पॉन्स करता है वो। तो अब ये समझ में आ रहा है कि यानी कि हम कैसे क्लासिकल लर्निंग को जो है वो परस्यू कर रहे होते हैं।
यानी कि पहला टॉपिक तो सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर का था, दूसरा टॉपिक हमारा लर्निंग का था कि हम कैसे जो है वो लर्न कर रहे हैं और हम जो है वो किस तरह से क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्लासिकल कंडीशनिंग इम्प्लीकेशंस फॉर मार्केटिंग, यानी कि अब मार्केटिंग